ठीक है। तो आज हम लोग जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कुछ हिस्सा देखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको जो है सो बीच बीच में समय निकाल करके उसको हम लोग अपडेट करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसको कहते हैं, आप लोगों में से कोई बताएंगे? नियोजक और श्रमिक के बीच में नियोजन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, या सेवा शर्त के संबंध में, कार्य की दशाओं के संबंध में, मतलब नियोजन से संबंधित किसी तरह का विवाद अगर दोनों पक्ष के बीच हो तो उसको औद्योगिक विवाद कहते हैं। केवल नियोजन से संबंधित? मतलब केवल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को ही औद्योगिक विवाद में रखा जाएगा, यही ना? हाँ सर। और किन्हीं के सर इम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ वर्क, ये तीनों आ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, और किन्हीं के मन में कुछ? सर नियोजक के बीच में भी तो विवाद हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें वो भी शर्त आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट एजेंसीज और ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय एसोसिएशन के बीच में जो रिलेशन है, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आता है किसी भी पक्ष के सामने, तो वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा, और उसको समाधान के लिए कोर्ट है, फिर ट्रिब्यूनल है। गुड। तो हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं। ये तस्वीर आप लोगों को दिख रही होगी, होप ये है आपको समस्तीपुर का रामेश्वर जूट मिल, नाम सुना है आपने? यस सर। अगर मेरा किताब आपने लिया होगा तो उसमें भी हमने इसका एग्जांपल लिया है जी सर। औद्योगिक विवाद में। ठीक है, मुक्तापुर स्थित जो है इकलौता रामेश्वर जूट मिल जो है बंद कर दिया गया। इसमें 3000 मजदूरों के समक्ष जो है सो क्या हो गया, संकट खड़ा हो गया। लगभग 3000 वर्कर जो है सो अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, कारण क्या दिया है प्रबंधन ने? रॉ मटेरियल की कमी का हवाला देते हुए बंदी का नोटिस, ठीक है, क्लोजर आपने पढ़ा होगा, का नोटिस चिपका दिया। ठीक है, बाकी अपना बताया कि ट्रक हड़ताल की वजह से कच्चा माल नहीं पहुंचा। अभी भी ये जो रामेश्वर जूट मिल है यहाँ पे कोई खास जो है सो वर्क नहीं हो रहा है, बंदी पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रबंधन जो है सो उसका कहना है कि सरकार वहाँ ऑर्डर लेती थी एसएफसी के थ्रू, वो उसने उसका पेमेंट वगैरह नहीं किया, ऑर्डर वगैरह नहीं ले रही है, और भी कई सारी बातें हैं, वर्कर का अपना डिमांड है। ये एक स्थिति है। दूसरा एक एग्जाम्पल आपको बिहार का ही बताते हैं, रीगा चीनी मिल, नाम सुने हैं इसका? जी सर। रीगा चीनी मिल कहाँ है? नहीं सर। ये रीगा चीनी गोपालगंज में है सर। रीगा चीनी मिल कहाँ पे है? सीतामढ़ी। चंपारण, सीतामढ़ी। ठीक है, ये रीगा चीनी मिल जो है सो यहाँ भी, अब यहाँ पर वर्कर्स का कहना है कि वेतन, बोनस, ओवर टाइम, इन सब का करीबन 10 करोड़ जो है सो चीनी मिल का बकाया है आपको। ठीक है, और कर्मचारी लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। कई बार प्रबंधन का, वर्कर एसोसिएशन का और सरकार का कई बार इसमें जो है सो बैठक हुआ है। 2014-15 से ही इसमें जो है सो विवाद शुरू हो गया था। कई बार उन्होंने जो है सो छटनी कर दिया, उसमें जो है करीब 600-650 मजदूर को निकाल दिया कोविड के दौरान। और भी कई सारी बातें हैं, वेतन वगैरह, ओवर टाइम वगैरह बकाया है, इस तरह की बातों का जो है सो इसमें डिस्प्यूट है, और इसके चलते चीनी मिल बंद पड़ा हुआ। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बिहार का बताया, और भी कई एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये क्या है स्थिति, ये स्थिति और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो ये अगर आप इन कंडीशंस को समझ पाएंगे तो फिर औद्योगिक विवाद क्या है, उसका क्या प्रभाव किस पर पड़ेगा, इस सारी बातों को आप समझ पाएंगे, क्या कारण हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई रॉ मटेरियल की कमी से भी बंदी वगैरह हो गई। अब बंदी होने के बाद फिर वर्कर्स जो है सो उसको काम नहीं मिल रहा है, उसके चलते फिर विवाद हो जा रहा है। चाहे आप देख रहे हैं उसका वेतन, बोनस, ओवर टाइम, ये सब, ये एक मामला हो गया। इसके अलावा और भी कई सारी बातें होती है जो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत जो है सो शामिल की जाती है। कई तरह की बातें हैं, न केवल वर्किंग कंडीशन और वेज है, उसके अलावा भी कई सारी बातें जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आती है। जैसे मान लीजिए ट्रेड यूनियन है, अब ट्रेड यूनियन को जो है सो देना है, आपको मान्यता देना है नियोजक को। अब उसने ट्रेड यूनियन को मान्यता नहीं दिया तो वो भी आपका औद्योगिक विवाद में आ जाएगा। वेज में भी कई तरह की बातें होती है, वेज से अनऑथराइज्ड डिडक्शंस कर लिया,
वेज का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजिंग नहीं हुआ बहुत समय से, और भी ज्यादा वेज को लेकर के डिमांड कर रहे हैं वर्कर। जैसे अभी एक सप्ताह पहले की मैं बात बताऊं कि एक कंपनी है कोका कोला की बिहार में, बॉटलिंग प्लांट है, ठीक है, पता है किसी को कहाँ है? यस सर, आपने हाजीपुर बताया में। था फतुहा में। हाजीपुर में सर। हाँ, फतुहा में है। बताया। तो कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट है, तो वहाँ वर्कर्स का डिमांड था। अभी हमारा 2018 से वेज वगैरह नहीं बढ़ाया गया है और भी बहुत तरह की सुविधाएं नहीं दी गई है। तो इन्होंने फिर नियोजक वगैरह ने जो है, नियोजक और वर्कर के एसोसिएशन जो यहाँ वहाँ इंटेक वाले हैं, इंटेक वालों ने जो है सो उनके साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है। उसको हम लोग कहते हैं LTA, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, कि हम क्या क्या शर्त सुविधा देंगे, और यह एग्रीमेंट 4 साल 5 साल 3 साल जैसा होता है उस तरह के लिए दोनों पक्ष आपसी सहमति से। तो उससे विवाद को उन्होंने सेटल करने का प्रयास किया। तो इसके लिए उनके बीच में काफी समय तक विवाद चला। तो वेज का स्ट्रक्चर वहां उन्होंने इंक्रीमेंट दिया, भाई हम 10% हर साल बढ़ाएंगे या कुछ भी कंडीशन। किसी दिन मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोग को लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट वगैरह एक आध एग्जाम्पल के साथ, खासकर कोको कोला का मैंने देखा तो वही मैं आपको बता दूंगा किसी क्लास या वीडियो में, ठीक है। डिडक्शंस वगैरह वेज से गलत कर लिया, इंसेंटिव जो देना है उसने नहीं दिया, वर्किंग कंडीशन, कोई नई मशीनरी की जरूरत है और वो नहीं आ रहा है, इसके लिए भी विवाद हो सकता है। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई जिससे वर्कर की छटनी होने लगी, तो वो भी विवाद का कारण हो सकता है। प्रोडक्ट जो बन रहा था उसमें कोई चेंजेज आ गया, वो भी विवाद का हो सकता है। कार्य के घंटों को लेकर के शिफ्ट जो है उसमें अगर बदलाव हो गया किसी इस तरह से कि वर्कर को परेशानी हो रही, तो वो विवाद क्रिएट कर सकता है। ले ऑफ हो गया जिसमें कि आपको छटनी हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया, क्लोजर हो गया, इन सबको लेकर के विवाद हो सकती है। रिटायर्ड कर दिया उसको, वॉलंटरी रिटायरमेंट वगैरह, ये सब भी एक कंडीशन हो सकता है। तो यूनियन को उसका जो है मान्यता नहीं दिया, उस सबके लेकर के कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह नहीं किया यूनियन से, वो भी एक विवाद का कारण हो सकता है। कई बार जो बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है एम्प्लॉयर का, वो भी एक विवाद का कारण होता है। उनका सही तरीके से एटीट्यूड नहीं होता है, जो मतलब होता है ना कि वर्कर के साथ जो व्यवहार करना चाहिए उसमें वो जो है सो सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो सब भी कभी विवाद का कारण बन सकता है। जो लेबर लॉ फॉलो करना है वो नहीं करते हैं, उसमें भी विवाद हो सकता है। तो कई सारे रीजन हैं विवाद के। तो अब विवाद हम किसको कहते हैं? तो विवाद को डिफाइन करता है कौन? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कि औद्योगिक विवाद से नियोजकों और नियोजकों के बीच, यानी एम्प्लॉयर के बीच भी विवाद हो सकता है, या नियोजकों और श्रमिकों के बीच, यानी कि वर्कर एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच विवाद हो सकता है, और या श्रमिकों और श्रमिकों के बीच, यानी वर्कर और वर्कर के बीच। इन तीनों के बीच यदि विवाद क्रिएट होता है तो वो आपको औद्योगिक विवाद आएगा। और क्यों क्रिएट होता है? कि बीच ऐसा विवाद या मतभेद का बोध होता है जो किसी व्यक्ति के नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट का रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो एम्प्लॉयमेंट में उसकी बातें लिखी गई थी, जो स्टैंडिंग ऑर्डर था या जो भी था, या अनियोजन में बाकी और सारी बातें जो मैंने आपको बताई नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो एम्प्लॉयमेंट के अलावे जो भी बातें हैं ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हो सकती है, या और भी पर्सनैलिटी क्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या नियोजन की शर्तों, जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज था, या श्रम की दशाओं, कंडीशन ऑफ लेबर, और नियोजन की शर्तों, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन सब से जो है जुड़ा हुआ जो है किसी भी प्रकार का विवाद जो है आपको क्या होगा? औद्योगिक विवाद में आएगा। ये आपको डिफाइन किया है ID एक्ट 1947 में, ठीक है। 1947 वाले एक्ट में आपको डिफाइन किया कि औद्योगिक विवाद क्या आएगा। तो औद्योगिक विवाद किसके किसके बीच हो सकता है? एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉयर वर्कर के बीच, वर्कर वर्कर के बीच, नियोजन की शर्तों को लेकर के, नियोजन या अनियोजन या नियोजन की शर्तों या श्रम की दशाओं से जुड़ा हुआ विवाद या मतभेद उनके बीच आपस में होगा, ठीक है। अब कुछ और परिभाषा है, जैसे कि वाटसन एंड डॉट ने क्या कहा है कि औद्योगिक अशांति जो होती है वो मूलतः अव्यवस्था के कारण प्रकट होती है। मान लीजिए जो भी इंडस्ट्री है वहां पर जिस प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहिए प्रबंधन को, तो वो मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको इग्नोर कर रहा है, तो क्या होता है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम बढ़ते 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 एक दिन बड़ी समस्या बन जाती है। तो अव्यवस्था जो है, यानी कि सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से उस सिस्टम को, उस इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को नहीं ले जाना जो है एक बहुत बड़ा रीजन होता है औद्योगिक अशांति का, जो कि बाद में जाकर के बहुत बड़ा विवाद का रूप ले लेगा। जो कार्य संबंधित मानव एवं प्रबंध या दोनों के जटिल संबंधों से हमारे आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली के विस्तृत दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। साथ ही जो हमारा अप्रोचेज है उसके मैनेजमेंट में, लेबर के मैनेजमेंट में, उन सब के अप्रोचेज के हिसाब से भी, जैसे इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, एटीट्यूड है, उसके हिसाब से। यानी कि मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है अब वर्कर का कुछ डिमांड है, हम चाह रहे हैं कि नहीं हम उसको नहीं पूरा करें क्योंकि हमारा खर्च बढ़ जाएगा, या हमारा ऐसा एटीट्यूड है, हम चाहते हैं कि हमारा फैक्ट्री हम जो सोचेंगे वो होगा। इस तरह की बातें जो है, इस तरह का जो दृष्टिकोण है, ये सब भी जो है औद्योगिक विवाद को जन्म देता है। उसी तरह से आपको एक और
विचारक हैं, उन्होंने कहा कि भाई प्रोफेसर एच.एस. पैटरसन कि जब किसी उद्योग के अंतर्गत श्रमिकों द्वारा अपने शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से नियोजक का विरोध किया जाए तो इस कारण दोनों के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेद को हम औद्योगिक विवाद कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है कि श्रमिक द्वारा विरोध किया जा रहा है किसी उद्योग में, क्यों? अपने शोषण को समाप्त करने के लिए। तो ऐसा जो विरोध होगा तो उन दोनों के बीच मतभेद होगा, नियोजक और श्रमिक के बीच, और वो फिर औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको इंडियन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी विकासशील देश में श्रमिक और प्रबंधक के बीच औद्योगिक विवाद उत्पन्न होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां दोनों पक्षों के आपसी उद्देश्य जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको बताया था, पिछला चैप्टर वगैरह जब बताया था कि भाई जो उनका दोनों का उद्देश्य है, नियोजक का उद्देश्य क्या है, नियोजक क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिक से अधिक मुनाफा Profit. कमाना। अधिक से अधिक लाभ लेना, नियोजक का यही उद्देश्य है। और श्रमिक क्या चाह रहा है? सारी मैक्सिमम सर्विस, मैक्सिमम बेनिफिट्स, अधिक से अधिक सुविधा सुविधा। सैलरी। अब जैसे ही सुविधा अधिक देगा तो क्या होगा, उसका खर्चा बढ़ेगा, लाभ घट जाएगा। और जैसे ही वो लाभ ज्यादा लेने लगेगा तो सुविधा में कटौती करेगा, तो श्रमिक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए दोनों का उद्देश्य क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। और जैसे ही उद्देश्य विपरीत हो जाएगा तो क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा। ठीक है, जब शादी करके आप लोग आते हैं तो आप लोगों का उद्देश्य एक जैसा होता है, शादी के बाद उद्देश्य विपरीत हो जाता है तो विवाद उत्पन्न हो जाता है घर में भी। अब औद्योगिक विवाद के क्या कारण हो सकते हैं? कई तरह के कारण जो हैं इसमें आपको औद्योगिक विवाद में होते हैं, और जैसा कि आप लोग में कई लोगों ने इसको डिस्कस भी किया, बताया भी। एक तो कार्य के घंटों से संबंधित हो सकता है, दैनिक घंटे में कोई परिवर्तन आ जाए, ज्यादा होने लगे, साप्ताहिक घंटे में चेंजिंग हो, वो स्प्रेड ओवर वगैरह से रिलेटेड। रात्रिकालीन कार्य को लेकर के विवाद हो सकता है, इंटरवल ऑफ रेस्ट को लेकर के विवाद हो सकता है, कार्य की जो भौतिक दशाएं हैं, मान लीजिए लाइट ठीक से नहीं आ रहा है फैक्ट्री में, वर्कर को दिक्कत हो रही है, आंख पे जोर पड़ रहा है, या फिर उसको एक्सीडेंट होने का चांस है, फैक्ट्री बहुत गर्म रह रही है, टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, हेल्थ का जो उसका है कंडीशन वो खराब हो रहा है, जो सेफ्टी किट वगैरह है उस सब पर जो है सो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके चलते एक्सीडेंट वगैरह का चांसेस बन सकता है। तो उससे डर करके भी, या अगर हो गई एक्सीडेंट तो उसके बाद भी विवाद हो सकता है। कई तरह की कल्याणकारी सुविधाएं जो देना है नियोजक को, विश्राम स्थल या प्राथमिक उपचार, ये सब जो प्रोविजन किया गया है लेबर लॉ में, आवास वगैरह की सुविधा, उन सबको अगर वो नहीं दे रहा है तो इसमें जो है दोनों के बीच जो है विवाद हो सकता है। मजदूरी के दर को लेकर के, मात्रा को लेकर के, वार्षिक वृद्धि जो इंक्रीमेंट वगैरह होना है, भुगतान का जो पीरियड है वीकली था अब उसको मंथली कर दिया, या कोई और भी बात, कटौती वगैरह जो नहीं होना है वो कटौती कर दिया, भुगतान का जो पेमेंट का मेथड था तो वो जो है सो कैश में दे रहा है या बैंक में दे रहा है या कोई और ऐसा मेथड दे रहा है जहां वर्कर और एम्प्लॉयर जो है सो उन दोनों के बीच में विवाद हो सकता है। इसको लेकर के भत्ता वगैरह को लेकर के कई प्रकार के भत्ता होता है, महंगाई भत्ता है, आवासीय भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है, यात्रा भत्ता है। तो इन सब में अगर वर्कर चाह रहा है कि भाई कुछ ज़्यादा मिले, एम्प्लॉयर कुछ कम देना चाह रहा है, या उसमें समय के साथ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बोनस को लेकर के भी कई बार विवाद होता है, बोनस का गणना करने का तरीका या बोनस की मात्रा। अब चूंकि बोनस में है कि मिनिमम कितना देना है, बोनस मिनिमम 8.33% और मैक्सिमम 20%, डिपेंडिंग अपॉन द सेट ऑन सेट ऑफ रूल है उसका। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मेरी वीडियो आई थी पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, उसमें मैंने बोनस के बारे में डिटेल किया है। तो उसके जो है सो रेंज में देना रहता है, तो उसमें विवाद हो जाएगा, भाई हमको नहीं फायदा हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, डिस्प्यूट होगा तो फिर जाएगा अथॉरिटी के पास, लेकिन विवाद का कारण वो बन सकता है। छटनी वगैरह, भर्ती छटनी, नया भर्ती ले लिया, पुराना जो जिसको छटनी किया था उसको प्रेफरेंस नहीं दिया, पदोन्नति में, स्थानांतरण में, सेवा मुक्ति या बर्खास्तगी, रिट्रेंचमेंट वगैरह में। ठीक है, तो इन सब को लेकर के विवाद होगा। श्रम संघ का जो मान्यता देना है, चयन करना है, उसको सही से नहीं कर रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में उसका इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, प्रबंधन में जैसे श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, सरकार भी कहती है कि भाई आप अपने मैनेजमेंट में वर्कर्स को मिलाइए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो उसकी जानकारी आपको समय के साथ हो जाएगी, आप उस समस्या का निपटान कर लेंगे। या फिर ग्रीवांस रिड्रेसल जो है, परिवेदना निपटान, इन सब में वर्कर को रखना है, आप नहीं रख रहे हैं, उनकी समुचित जो संख्या होनी चाहिए उतना को नहीं दे रहे हैं प्रेफरेंस। तो ये कई सारे कारण जो है आपको विवाद के हो सकते हैं। क्लियर है? जी सर। बीच बीच में रिस्पांस देते रहिए, पता चले कि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, हम बोलते रह जाएंगे। कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण वगैरह भी, पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ विचारक जो है औद्योगिक विवाद को
दो श्रेणी में रखते हैं। एक तो रखते हैं, बोलते हैं कि वो हितों से संबंधित विवाद है, दूसरा अधिकारों से संबंधित विवाद है। हित मतलब व्यक्तिगत जो वर्कर को जिससे बेनिफिट हो जाए, मजदूरी वगैरह, कार्य के घंटे, श्रम की दशाएं, ये सब। और अधिकारों से संबंधित हो गया कि वर्कर्स के टीम्स का जो सामूहिक समझौता वगैरह, अधिनिर्णय या अस्थायी आदेश आदि में जो उसको अधिकार देना था उसका अवहेलना कर दिया। तो अधिनिर्णय समझते हैं ना, एडजुडिकेशन, लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो भी आदेश देते हैं, अवार्ड वगैरह, या स्टैंडिंग ऑर्डर होता है जो कंपनी या फैक्ट्री बनाती है अपने वर्कर्स के वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए, टर्म एंड कंडीशन सर्विसेज के क्लियर करने के लिए। तो टर्म एंड कंडीशंस को क्लियर करने के लिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाती है, तो उसमें अगर कोई पॉइंट है जो वर्कर के हित में है और उसका वो पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में विवाद हो सकता है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं आपको औद्योगिक विवाद करने। तो जो आपको मैंने बताया पिछले स्लाइड में, वो आपको याद रखने हैं कि औद्योगिक विवाद का जो मुख्य कारण है वो यही सब है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है और फिर आपको ये पॉइंट्स भी आप उसको एक्स्ट्रा उसमें जोड़ सकते हैं। अब औद्योगिक विवादों का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निश्चित रूप से यदि किसी भी प्रकार का विवाद होगा, चाहे वो श्रमिक के साथ हो, चाहे श्रमिक और नियोजक के बीच में हो, तो वो उसका जो प्रभाव है वो श्रमिक के साथ भी पड़ेगा, नियोजक के ऊपर भी पड़ेगा, और अल्टीमेटली हम लोग जो है आम जनता, समाज, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? हम लोगों पर क्यों प्रभाव पड़ेगा? जी सर, औद्योगिक विवाद अगर ज्यादा होगा तो इंडस्ट्रियल पीस जो है वो नहीं होगा, जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट कम होगा, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगा, तो पर कैपिटा जो है सर इनकम वगैरह भी बात कम है। हो दूसरी जाएगा। सबसे बड़ी बात भैया, लड़ाई झगड़ा में सब महंगाई भी बढ़ जाएगी सर। सपोज कीजिए साइकिल बनाने वाली कंपनी के श्रमिक आपस में विवाद में ही उलझे रहेंगे तो साइकिल ही तो नहीं रहेगी मार्केट में, फिर आदमी चलेगा किस पर? तो प्रोडक्ट घटेगा तो क्या होगा? मार्केट में महंगाई भी बढ़ जाएगी, लोगों को सामान मिलना मुश्किल हो जाएगा, कई तरह की बातें होंगी, तो सब पर प्रभाव पड़ता है। मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वर्कर और एम्प्लॉय के एंड से जो है सो प्रतिकूल और अनुकूल दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम वर्कर के एंड से सोचें, श्रमिकों के एंड से सोचें, तो कुछ अनुकूल प्रभाव भी होंगे, उसके लिए पॉजिटिव होगा वो वर्कर के व्यू से कि भाई ये अच्छा हुआ, विवाद हुआ तो ये हो गया। क्या हो गया? तो औद्योगिक विवाद में जो श्रमिकों का मांग होगा उस पर ध्यान दिया जाएगा। अब अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो उसको निपटाने के लिए उसके मजदूरी में हो सकता है वृद्धि कर दे, कार्य के घंटे को कम कर दे, उसका वर्किंग कंडीशन को और बेहतर कर दे, या जो भी प्रोविजन था जिसके लिए डिस्प्यूट था मान लिया एम्प्लॉयर ने, तो उसको उतना फायदा हो गया, तो ये उसके लिए पॉजिटिव हो गया भाई, उसके लिए अनुकूल हो गया। उसी के बाद औद्योगिक विवाद में सफलता तभी मिलती है जब संगठन मजबूत होता है। विवाद की स्थिति में श्रमिक अपने संघ के साथ हड़ताल, प्रदर्शन, धरना या वर्क को स्लो करना, गो स्लो, ये सब करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ट्रेड यूनियन भी मजबूत होते हैं, उनको भी एहसास होता है कि भाई संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। अगर हम आपस में मिल करके संगठित होकर के लड़ेंगे तो हमारी जीत जो है निश्चित है। ठीक है, तो इसीलिए संगठित होने से फायदा उनको, इस बात का भी उनको एहसास होता है। उसके बाद औद्योगिक विवाद नियोजकों के निरंकुशता में भी कमी लाएगा। उसको लगता था कि भाई हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जब विवाद होता है तो नियोजक पर दबाव पड़ता है, श्रमिक उसको डिमांड जो रखा नहीं मानने पर श्रमिक हड़ताल किया, घेराव किया, प्रदर्शन किया, तो इससे नियोजक के ऊपर एक मेंटल प्रेशर पड़ता है। वो चाहता है कि भाई हमारा प्रोडक्शन नहीं रुके, फैक्ट्री चलती रहे। तो वो जो है श्रमिक के पक्ष में अगर विवाद सुलझ जाए तो नियोजक का जो स्वेच्छाचारिता है, उसका जो निरंकुशता है, उसमें कमी आती है। तो एक तरह से ये भी नियोजक को जो है सो कमजोर करता है और श्रमिक को मजबूत करने का प्रयास करता है, श्रम संघ को। औद्योगिक विवाद नियोजकों के साथ साथ सरकार पर भी दबाव बनाता है। सरकार विवाद को देखते हुए जो है सो फिर क्या करती है, श्रमिकों के अनुकूल श्रम नीति बनाती है। देखते हैं जैसे लेबर लॉ पास हुआ, कोई नियम आया, श्रम संघ जो है, ट्रेड यूनियन जो है बोलते हैं हम हड़ताल में चले जाएंगे, तो सरकार पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, भाई आप ये जो नियम बनाए ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर आप बोल रहे हैं 300 में हम नहीं मानेंगे, या आप बोल रहे हैं स्पेशल प्रोविजन रिट्रेंचमेंट का, क्लोजर ले ऑफ का 300 वर्कर पर लगेगा, हम नहीं मानते हैं, इसको नहीं, इससे सहमत नहीं है, हम हड़ताल करेंगे। तो सरकार पे प्रेशर पड़ेगा। हो सकता है सरकार सोचे नहीं 300 वर्कर ज़्यादा हो गया, अब हम 100 पे कर देते हैं, या पहले 100 पे था तो ठीक है, नहीं 300 नहीं 100 200 पे कर देते हैं। कुछ भी बातें, यानी कि एक तरह से सब वर्कर्स के फेवर में जो है कुछ बातें औद्योगिक विवाद के अंतर्गत जाती हैं, जिसमें ये प्रमुख बातें। इसके अलावा कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है वर्कर्स पर। वह प्रतिकूल प्रभाव कहने का मतलब जो विवाद होने के चलते उसको नुकसान झेलना पड़ता है। अब उसमें कई सारी बातें आती हैं, जैसे कि औद्योगिक विवाद औद्योगिक कार्यवाही को बढ़ाते हैं। अब जैसे ही विवाद होगा, या तो वो कंसिलेशन अफसर के पास जाएगा, या फिर कोर्ट वगैरह, लेबर कोर्ट वगैरह जाएंगे, तो इससे इंडस्ट्रियल जो है डिस्प्यूट जो है सो इंडस्ट्रियल प्रोसीडिंग्स को बढ़ाएंगे। अब जैसे ही वो होगा उसके बाद क्या होगा, प्रतिष्ठान बंद हो सकता है, या विवाद लंबा खिंच गया, कई दिनों तक वर्कर जो है हड़ताल पे है, अब हड़ताल के बाद जो है सो क्या होगा, प्रोडक्शन ठप हो गया,
मालिक भी मजबूर हो गया, चलो ठीक है सरकार के पास सुलझाते हैं, सरकार जो कहेगी। वो भी अपना पूरा फैक्ट्री वैक्ट्री बंद कर दिया, श्रमिकों का जो है नौकरी वोकरी सब चला गया उसका। अब मालिक के पास तो दिक्कत नहीं है खाने पीने की, लेकिन श्रमिक तो, और कई तरह का आपको देखेंगे कि कई सारी फिल्में आपको बॉलीवुड में मिलेंगी जो हड़ताल के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, खास करके बम्बई वगैरह के सूती मिल वस्त्र वगैरह में वर्करों ने ट्रेड यूनियन जब बनना शुरू हुआ और उस समय, तो उस पर आपको फिल्में दिखाई जाती हैं कैसे जो है क्राइम वगैरह बढ़ गया, क्योंकि नौकरी चली गई वर्कर्स की, अब उसके पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा, पैसा पेट तो भूखे कोई रहेगा नहीं, तो फिर तो कोई ना कोई क्राइम वगैरह कमिट करना शुरू करेगा पेट भरने के लिए। ये सारी बातें जो है ये प्रतिकूल प्रभाव डालती है, सोसाइटी पर भी प्रतिकूल इसका असर पड़ता है। यदि विवाद में मांग नहीं पूरी होती है तो श्रमिक जितना भी प्रयत्न किया वो बेकार हो गया, हो सकता है उतने दिन का उसको वेतन नहीं मिले या और भी तरह की समस्याएं हो, तो नियोजक जो है उसके बाद फिर और श्रमिक पे हावी हो जाएगा, अपने मोच पे ताव देगा कि देखो हम जो चाहे वो कर लिए। तो ऐसे में जो है श्रमिक का जो है मनोबल कमजोर होगा। विवाद होगा तो उद्योग में जो है हमेशा अशांति और तनाव का वातावरण बना रहेगा, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन घटेगा, उसको उद्योग में आर्थिक क्षति होगी, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा लॉस होगा वो श्रमिक को ही होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर तो एक मजबूत पक्ष है उसमें। औद्योगिक विवाद को चलाने के लिए श्रम संघ वगैरह को अपना पैसा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेड यूनियंस जो है अपने कोष में से खर्चा करते हैं। उतने दिन श्रमिक काम नहीं कर रहा, हो सकता है किसी श्रमिक की तबीयत खराब हो गई, उसको भी इलाज कराना पड़ेगा, या हो सकता है कई श्रमिकों को खर्चा पाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हो सकता है नियोजक उनको पैसा भी नहीं दे रहा हो, तो उस पैसे का उपयोग वो श्रमिकों के कल्याण के लिए या उनकी बेहतरी के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके हेल्थ वगैरह के लिए खर्च कर सकता था, जिसको कि वो विवाद में खर्च कर दिया। तो ये सब बातें जो है वो श्रमिकों के निगेटिव साइड में जाती हैं, यहाँ पे आपको प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें नियोजकों पर, तो कुछ बातें हैं जो नियोजकों के अनुकूल में जाता है, तो जो श्रमिकों के प्रतिकूल में जाता है उसमें से कुछ बातें नियोजकों के अनुकूल में चली जाएगी, कि यदि श्रमिकों के विरुद्ध समाधान हो जाए, मान लीजिए कोर्ट ने डिसीजन दे दिया एम्प्लॉयर के पक्ष में, तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयर और मजबूत हो जाएगा, उसको लगेगा कि मेरा पावर काफी बढ़ गया, हम जो चाहे वही हुआ, या फिर कई बार वो इन्फ्लुएंस कर दे अपने सिस्टम को, तो इस तरह से नियोजकों का जो है परमाधिकार में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। नियोजक अपने आर्थिक शक्ति के कारण न्यायालयों या अधिनिर्णय प्राधिकारियों के समक्ष विवाद को लंबित रखने में जो है सफल हो जाते हैं। कई बार वो जो है चाहते हैं कि विवाद लंबा खींचे, ताकि वर्कर जो है वो उतने दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, और इसके कई सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं। तो इतना दिन सस्टेन नहीं करेगा, लास्ट में वो हार करके समझौता कर लेगा, सेटलमेंट हो जाएगी और समझौता मेरे पक्ष में होगा। यदि कोई विवाद किया, विवाद के बाद हम उसका समाधान नहीं हो पाया और वो हार रहा है अब, या वो लग रहा है उसको अब कि नहीं अब हम विवाद लंबा खींचेंगे तो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयर के पास जाएगा, ठीक है हम विवाद खत्म करते हैं। तो वो हारा हुआ आदमी जब जाएगा तो एम्प्लॉयर उसको अपने हिसाब से फिर फाइनली सेटल करेगा, तो उसको फायदा होगा एम्प्लॉयर को, उसको लगेगा कि जो हम चाहे वही हुआ। तो औद्योगिक विवाद श्रम संघों के मध्य हुआ करता है, तो नियोजक अपने हितों को साधने का भी प्रयास करते हैं। कई बार ट्रेड यूनियन आपस में लड़ाई कर लेते हैं, इंटर राइवलरी होता है, ट्रेड यूनियन के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो उसमें नियोजक को फायदा होता है, किसी एक के पक्ष हो लिए, उसकी भी बात जान ली, उस तरह से वो जो है अपना हित साधते हैं। औद्योगिक विवादों से नियोजक प्रबंधन की समस्याओं से भी अवगत हो जाते हैं कि भाई किन किन बातों को लेकर के, अच्छा ठीक है वेज बहुत दिनों से नहीं बढ़ा है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट, वेज इंक्रीमेंट को लेकर के विवाद था, या कोई और बात हो, मान लीजिए वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, या सेफ्टी सिक्योरिटी हेल्थ इश्यूज को लेकर के, तो नियोजक को पता चल जाता है कि क्या समस्या है मेरे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, और वो क्या विवाद का कारण बन रहा है। इसी तरह से अब नियोजकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो अगर प्रतिकूल प्रभाव की बात करेंगे तो यही बात है कि अगर नियोजक के अगेंस्ट में विवाद का समझौता हो गया तो फिर वो विवाद श्रमिक के पक्ष में चला गया, ऐसे में नियोजक को कहीं ना कहीं एक तो आर्थिक नुकसान होगा उस विवाद को सेटल करने के बाद, जो है यदि वो श्रमिक के पक्ष में गया तो आर्थिक नुकसान हो जाएगा, उस विवाद को खत्म करने में पैसा वगैरह खर्च करना पड़ेगा, हो सकता है वेतन बढ़ाना पड़े, हो सकता है बोनस ज्यादा देना पड़े, जो भी, अगर वो श्रमिक के पक्ष में गया। दूसरा, नियोजक का जो एकाधिकार था, परमाधिकार था, उसको लग रहा था हम जो चाह रहे हैं, तो उसके प्रभुता में कमी आती है जैसे ही श्रमिकों के पक्ष में जाता है विवाद। उसी प्रकार से औद्योगिक विवाद श्रमिक के पक्ष में सुलझता है तो नियोजक को अनुपालन करने के लिए वही है, वित्तीय बोझ उसका जो है बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें जो है औद्योगिक विवाद में नियोजकों पर निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इसके अलावा समाज पर भी कई प्रकार का इम्पैक्ट होता है, जैसे कि ये विकास की गति को धीमा कर देगा। जानते ही हैं जैसे ही विवाद होगा, विवाद में दोनों पक्ष जो है अपने अपने बात पर अगर अड़ गए तो क्या होगा कि प्रोडक्शन खत्म हुआ, जैसे ही प्रोडक्शन खत्म हुआ तो क्या हुआ, नेशनल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, जैसे सामाजिक प्रगति उससे जो है बाधित होगी। श्रमिकों की सुविधा में बढ़ोतरी होती है तो उसका बोझ जो है नियोजक पर पड़ता है, और नियोजक क्या करेगा, अपना पॉकेट से नहीं देगा। अब वो जो पहले 20 रुपया में कोई सामान को बेच रहा था उसमें और 5 रुपया ऐड कर दिया तो फिर वो सामान बढ़ गया, 25 रुपये का हो गया। तो उत्पाद में मूल्य जोड़ दिया तो उससे क्या हो गया, उत्पाद महंगा हो गया, और महंगाई अल्टीमेटली समाज को झेलना पड़ता है।
अनावश्यक औद्योगिक कार्यवाही से वस्तुओं का उत्पादन भी कम होने लगता है, जो बाजार में आपूर्ति को प्रभावित करता है। तो यहाँ डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है, अगर डिमांड घट गया तो सप्लाई घट गया तो डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, और उसके चलते फिर वस्तु जो है महंगी हो जाती है। ठीक है, अगर से सप्लाई घट गया तो डिमांड बढ़ गया, वस्तु महंगी हो गई। मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं होने पर भी महंगाई बढ़ जाती है। औद्योगिक विवाद के कारण जो हड़ताल, घेराव, धरना प्रदर्शन, तालाबंदी होता है, इन सबको नियंत्रित करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए जो है, कई बार ऐसा हुआ है जहां विवाद संभावित होता है, वो लोग अपने लेटर वगैरह डीएम को, एसडीएम को, लेबर ऑफिसर्स को देते हैं कि भाई यहाँ विवाद संभावित है, हम इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, घेराव कर रहे हैं। और अगर वो सुलटने के लिए जो है उसको समझाने के लिए अब पूरी मशीनरी लग जाती है, तो उसके बाद जो है विधि व्यवस्था वगैरह में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। तो ये समाज पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस औद्योगिक विवाद का क्या कारण है और किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आप अभी तक क्लियर हो गए होंगे।